नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती काटदरे। भारतीय अर्थशास्त्र के मूल तत्व। हम अर्थार्जन की बात कर रहे हैं, तब व्यक्ति, कुटुंब और जाति, इन तीनों का मुख्य संदर्भ है। जातियों के व्यवसाय होते हैं। जाति जाति मिलकर समाज को जितना भी चाहिए उतना सारा उत्पादित करने की और उसका वितरण करने की व्यवस्था संभलती है। आज जाति का संदर्भ नहीं रहा। आज जाति की अनवस्था हो गई है, यह बात अलग है। इसका विचार हम बाद में करेंगे। परंतु भारतीय अर्थव्यवस्था में जातिगत व्यवसाय की व्यवस्था बहुत दृढ़ता पूर्वक सुदृढ़ रूप में स्थापित थी। इसलिए हमें भारतीय अर्थशास्त्र की चर्चा करते समय जातिगत व्यवसायों की चर्चा तो करनी पड़ेगी। तो एक है जाति, दूसरा कुटुंबगत व्यवसाय होते हैं। माने व्यवसाय अर्थार्जन का काम करेगा वो पूरा कुटुंब करेगा। पुरुष अलग कमाता है, स्त्री अलग कमाती है, बच्चे उनके आश्रित होते हैं और फिर वे बड़े बनते हैं तो उनके भी व्यक्तिगत व्यवसाय हो जाते हैं। फिर वो चाहे उत्पादन का व्यवसाय करे, चाहे नौकरी करे, चाहे व्यापार करे, वो सबका अलग अलग व्यक्ति के रूप में नहीं सोचा जाता था। पूरे कुटुंब का एक व्यवसाय है। ऐसा अर्थार्जन की प्रवृत्ति को कुटुंब का संदर्भ है। अब इसका भी हमने थोड़ा विचार करना चाहिए कि जब कुटुंबगत अर्थार्जन होता है तब एक कमाई करने वाला और बाकी सारे उसके आश्रित, ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं होती, ऐसा व्यवहार ही नहीं होता, ऐसी भावना भी नहीं होती। सब मिलकर कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में यदि कुटुंब प्रमुख गृह स्वामी कपड़े सीता है, दर्जी का काम करता है, तो उसकी पत्नी हाथ सिलाई करती है जब भी समय मिले तब। उसके बच्चे उनको सहायता करते हैं। ग्राहक आता है तो उसके साथ बात करते हैं, कपड़ा पहुंचाने का, ले आने का, संदेश ले जाने का, लाने का काम करते हैं। उनका संस्कार हो रहा है, वे व्यवसाय सीख रहे हैं, परंतु शिक्षा अलग से नहीं हो रही है। वे अर्थकरी शिक्षा, व्यवसाय की शिक्षा बचपन से ही प्राप्त कर रहे हैं। वातावरण में से वे व्यवसाय की कुशलता को भी इम्बाइब कर रहे हैं। ऐसे पूरा परिवार जो है, पूरा कुटुंब साथ मिलकर अर्थार्जन के हेतु व्यवसाय कर रहा है। वह उसका व्यवसाय उसकी जाति तय करती है या उसके व्यवसाय के आधार पर उसकी जाति तय होती है। ये इतनी स्वाभाविक व्यवस्था है। और दूसरा, यह इंटीग्रेटेड व्यवस्था है। यह कुटुंब को एक यूनिट बनाने में ये व्यवसाय, अर्थार्जन का व्यवसाय बहुत मदद करता है कि सब साथ मिलकर करते हैं। उसमें कार्य विभाजन एक दूसरे की सुविधा के अनुसार होता है। खाना बनाना है तो पत्नी तो खाना बनाएगी, लेकिन पति तो दर्जी काम करेगा। बच्चे भी अगर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, मैंने गणित विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो वो करेंगे और साथ में व्यवसाय में भी सहभागी बनेंगे। ये कुटुंबगत अर्थार्जन होता है। व्यक्ति कुशलता प्राप्त करता है, जातिगत और कुटुंबगत व्यवसाय की शिक्षा प्राप्त करता है। हरेक व्यक्ति का अर्थार्जन, हरेक व्यक्ति का व्यवसाय, हरेक व्यक्ति का भरण पोषण जन्म से ही सुरक्षित हो जाता है। केवल पैसा कमाने की योग्यता प्राप्त करने के लिए विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ता है। समय भी अलग से नहीं देना, पैसा भी नहीं खर्च करना और
उसके पीछे जाते जाते व्यवसाय भी नहीं सीखना, ये तो बुद्धिमानी की बात ही नहीं हुई। चाहे वैद्य का व्यवसाय हो, चाहे वेदाध्ययन करना हो, चाहे याग्निकी करनी हो, चाहे पौरोहित्य करना हो, चाहे कुम्हार का व्यवसाय करना हो, चाहे कृषि करनी हो, चाहे बढ़ईगिरी करनी हो, चाहे दुकान चलानी हो, कोई भी अर्थार्जन की प्रवृत्ति करना है तो नई पीढ़ी की आर्थिक सुरक्षा तो उसके जन्म के पूर्व से ही निश्चित हो गई है, सुनिश्चित हो गई है, और उसे संस्कार में यह व्यवसाय प्राप्त होता है, खेल खेल में यह व्यवसाय प्राप्त होता है। वह कुशलता बढ़ने लगती है, उसका निरीक्षण बढ़ने लगता है, उसका कर्तृत्व बढ़ने लगता है, और उसकी भागीदारी भी अपने आप विकसित होती रहती है, और एक दिन वह विरासत में पिता को निवृत्त करके स्वयं उसका स्वामित्व भी प्राप्त कर लेता है। ये इतनी अच्छी इंटीग्रेटेड कुटुंब व्यवस्था अर्थव्यवस्था के कारण से है। तो गुजारा भी सब साथ मिलकर कर रहे हैं, सेवा भी सब साथ मिलकर कर रहे हैं, समाज की चिंता भी सब साथ मिलकर कर रहे हैं, व्यवसाय में कुशलता और प्रतिष्ठा प्राप्त करना ये भी सब साथ मिलकर कर रहे हैं। कुटुंब में जन्मा व्यक्ति अपने आप को उसके अनुकूलन में ढालता है, और जातिगत व्यवसाय के कारण से समाज की अर्थव्यवस्था का संतुलन बना रहता है। ऐसे अर्थ पुरुषार्थ को समाजगत बनाया गया है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था है। अब इसमें राज्य के क्या भागीदारी है, राज्य की भूमिका क्या है? राज्य का काम व्यवसाय करना नहीं है, राज्य का काम उत्पादन करने का नहीं है, वाणिज्य करने का भी नहीं है, अर्थकरी शिक्षा का प्रावधान करने का भी काम राज्य का नहीं है। राज्य का काम ये सारी व्यवस्था का नियमन करने का है, सारी व्यवस्था की सुरक्षा करने का है, उसमें आने वाले व्यवधानों को दूर करना है, उसमें होने वाली गड़बड़ियों को ठीक करना है। इसके लिए राज्य संचालन हेतु राजा को या राज्य को जो धन चाहिए, जो अर्थ चाहिए, वह तो उत्पादन करने वाले और वाणिज्य करने वाले लोग देते हैं, जिसको कर व्यवस्था कहते हैं। तो राज्य को कर मिलता है, समाज कर देता है, उस कर से नियमन की, सुरक्षा की, व्यवस्था संचालन की सुविधा हो जाती है। आपत्ति के समय में राज्य संग्रह करके लोगों का भरण पोषण करने की भी व्यवस्था करता है। इस प्रकार से राज्य तो इस व्यवस्था का नियामक है, इस व्यवस्था का रक्षक है। वास्तव में प्रजा को किसी भी आवश्यक और इष्ट वस्तु की कमी न हो, अभाव न हो, यह देखने का काम, इसकी चिंता करने का काम उत्पादकों और वितरकों का है। और शेष सारे लोग हैं सांस्कृतिक कार्य करने वाले, वे इनको धर्म के अनुसार चलने का मार्गदर्शन करते हैं, शिक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं, और बदले में उनका योगक्षेम भी राज्य नहीं चलाता, उनका योगक्षेम भी वाणिज्य और उत्पादन करने वाले लोग चलाते हैं। तो कर व्यवस्था ये राज्य संचालन के लिए है। सांस्कृतिक कार्य करने वाले लोग करों से मुक्त रहते हैं, नौकरी करने वाले लोग भी कर भरने से तो मुक्त रहने चाहिए। कर तो केवल उत्पादन और वाणिज्य करने वाले लोग देंगे। इस प्रकार की एक इंटीग्रल समाज व्यवस्था निर्माण करके अर्थव्यवस्था को उसके
अनुकूल बनाना और अर्थव्यवस्था को स्वयं संचालित बनाना, ये हमारे अर्थशास्त्र का चिंतन करने वाले ऋषियों की बुद्धि का परिचायक है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ थी। इसके बाद हम देखेंगे आगे कि यह अर्थव्यवस्था आज किस रूप में प्रचलित है और फिर उसको ठीक करने के लिए हमें शिक्षा की दृष्टि से क्या करना चाहिए। ये दोनों बहुत ही प्रमुख विषय हैं और चिंता के विषय हैं, क्योंकि तत्व की चर्चा करना तो अनुपात में सरल है, व्यवहार की चिंता करना, एप्लीकेशन की चिंता करना, ये अधिक उलझा हुआ मामला है। और इस दृष्टि से शिक्षा की बात करना ये एक अलग सर्वंकष प्रकार के चिंतन की अपेक्षा करता है। हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, तब तक जुड़े रहें, चिंतन यात्रा में सहभागी बने। नमस्कार।